स्टूडेंट आज हम लोग स्टील रूफ ट्रस में विंड लोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि विंड लोड होता क्या है। तो स्टील रूफ ट्रस में हवा के वजह से जितना लोड आता है रूफ कवरिंग मटेरियल पर, तो उस लोड को हम लोग बोलते हैं विंड लोड। ठीक है। और विंड लोड को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना होता है कोड के अकॉर्डिंग, और कौन सा कोड यूज करेंगे विंड लोड को कैलकुलेट करने के लिए, वे सारे बात को एक एक करके बताया जाएगा। आप लोग के पास दो तरह के कोड होंगे, IS 800 1984 या IS 800 2007। ये दोनों कोड में आपको विंड लोड दिखाई नहीं पड़ेगा। विंड लोड के लिए एक स्पेशल कोड आते हैं IS 800 1987, जो आप लोग के पास नहीं है और ना ही खरीदने की ज़रूरत पड़ेगा। उसका PDF के साथ हम एक रिकॉर्डिंग बना देते हैं, जिससे आप लोग देख करके आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विंड लोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान होना चाहिए कि जो आप स्टील रूफ ट्रस बना रहे हैं वो कौन से जगह में बना रहे हैं, और जिस जगह में स्टील रूफ ट्रस बना रहे हैं उस जगह का हवा का स्पीड क्या है। तो IS कोड के अनुसार हम लोग को हवा का अलग अलग सिटी में अलग अलग स्पीड आपको देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, बेसिक विंड स्पीड 10 मीटर हाइट के लिए कितना है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है। हाँ, देखिए बेसिक विंड स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है ना। तो अगर आगरा की बात किया जाए, तो 47 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद देखा जाए बरौनी में, तो बरौनी में भी 47 मीटर पर सेकेंड है। फिर भुज में है 50। ठीक है ना। दिल्ली में 47 है। तो ये सारे चीज़ आप देख करके समझ पाइएगा। गया की बात की जाए तो गया में 39 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। तो ये IS कोड के अनुसार है 10 मीटर हाइट के लिए, बिल्डिंग के लिए। ठीक है ना। बिल्डिंग नहीं, स्टील रूफ ट्रस के लिए। ठीक। तो यहाँ से आप इस टेबल से आप देख करके पूरा समझ पाए होंगे कि अलग अलग सिटी में विंड का स्पीड क्या है। अजमेर में देख लीजिए कहाँ पे कितना है। ठीक है ना। अहमदाबाद में देख लीजिए कितना है। ठीक है ना। दिल्ली में कितना है ये भी देख लीजिए। ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ आप देख करके समझ पाए होंगे, इतना उम्मीद है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे की बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं। जैसे ही हम लोग विंड स्पीड अलग अलग सिटी में पता कर लेते हैं, तब हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करना। और डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए टेबल कौन यूज करेंगे वो भी यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे बड़े आराम से इस चीज़ को समझ पाइए कि बेसिक विंड स्पीड यानी VB इज टेकन फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया इज गिवन बाई IS 875 1987। ठीक है ना। हाँ, उतना में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, और देखने की कोई ज़रूरत है नहीं चूँकि आपके पास टेबल है नहीं। तो डिज़ाइन बेसिक विंड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला मिलेगा, जो फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये इसको डिज़ाइन बेसिक विंड स्पीड का ये फार्मूला है। जो आपने विंड स्पीड निकाला टेबल से, उसके मदद से हम लोग डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। और डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए फार्मूला है K1 × K2 × K3 × VB। VB मतलब बेसिक विंड स्पीड। तो यहाँ पे बहादुरी ये नहीं है कि फार्मूला जान लेना, बहादुरी ये है कि आप K1 कैसे कैलकुलेट करोगे, आप K2 कैसे कैलकुलेट करोगे, और आप K3 कैसे कैलकुलेट करोगे। ये चीज़ आपको बड़ी बहादुरी है। ठीक है। हाँ, तो K1 और K2 और K3 पहले जान लेते हैं कि है क्या। तो K1 जो है आपको वो है रिस्क कोफिशिएंट, और रिस्क कोफिशिएंट भी आपको टेबल के अनुसार ही कैलकुलेट करना है। K2 जो है वो आपको टेरेन की हाइट क्या है और उसकी स्ट्रक्चर की साइज फैक्टर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। K3 क्या है, टोपोग्राफिकल फैक्टर है या टोपोग्राफिकल फीचर है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ये ऑलरेडी वीडियो में भी मेंशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको VZ कैलकुलेट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे टेबल को देखते हुए हम लोग रिस्क कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे।
ठीक है। हाँ, देखिए आप जब क्वेश्चंस बनाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या ये आ जाता है कि K1 की वैल्यू कहीं कहीं कुछ लेता है और कहीं कहीं कुछ लेता है। आप लोग हमेशा जो बिल्डिंग के लिए, सॉरी बिल्डिंग नहीं, स्टील रूफ ट्रस, हमेशा जो आप स्टील रूफ ट्रस डिज़ाइन करोगे हमेशा 50 ईयर के लिए डिज़ाइन करोगे। 50 ईयर को डिज़ाइन करने का क्या फ़ायदा सर? तो 50 ईयर को डिज़ाइन करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको जो रिस्क कोफिशिएंट है, आपको जो रिस्क कोफिशिएंट है वो 50 ईयर के लिए इस सब की वैल्यू सेम है। तो इसीलिए रिस्क कोफिशिएंट अगर 50 ईयर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो किसी स्टील रूफ ट्रस को, तो उसके लिए K1 की वैल्यू बड़ा आसान हो जाता है लेना, 1 लेते जाओ, ठीक है ना। चाहे स्पीड कितना भी हो, चाहे स्पीड कितना भी हो, बड़े आराम से यहाँ पे देख पाइएगा 33 मीटर पर सेकेंड स्पीड के लिए भी रिस्क कोफिशिएंट 50 ईयर के लिए 1 है, 39 के लिए भी कितना है, 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 44 के लिए भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखते जाओगे तो आपको हर एक जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा कि 50 मीटर पर सेकंड के लिए भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। 55 के लिए भी क्या है, 1 है। तो ये सारे चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन 5 ईयर के लिए अगर बात की जाए तो सबके लिए अलग अलग है। तो अलग अलग समय के लिए, यानी 50 ईयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हो कि 60 ईयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, अलग अलग टाइम के लिए आपको रिस्क कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हमेशा 50 ईयर के लिए डिज़ाइन करोगे और 50 ईयर में आपको हमेशा K की वैल्यू 1 आएगा, तो राहत की बात यहाँ से होगा, ठीक। हाँ चलिए, तो ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि जनरल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर रहेगा 50 ईयर के लिए होता है, ठीक है ना। टेम्पोररी शेड ये सब रहेगा तो 5 ईयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो लो डिग्री सब है, हजारटस बिल्डिंग सब है, वो 25 ईयर के लिए डिज़ाइन करता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो 100 ईयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अलग अलग टाइप्स के बिल्डिंग के लिए रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे बड़े आराम से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ चलिए आगे, आपको अब जो कैलकुलेट करना है K2 की वैल्यू की, K2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कह रहा है K2 की वैल्यू में कह रहा है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर को बोलते हैं K2। तो K2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को बहादुरी है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि टेबल टेरेन हाइट स्ट्रक्चर साइज फैक्टर K2 इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए नोटिस किया गया बात है, यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 क्या है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब आएंगे फिर से हम टेबल में। कह रहा है कि इट इज़, रुक जाइए थोड़ा, कह रहा है इट इज़ परमिसिबल टू एज्यूम कांस्टेंट विंड स्पीड बिटवीन द हाइट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम करते हैं कि हाइट पर किसी मतलब पर्टिकुलर हाइट पर या उसकी मतलब स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है। हाँ, कह रहा है टेरेन कैटेगरी, कैटेगरी 1 में किसको रखते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि कैटेगरी 1 में हम लोग रखते किसको है। तो कैटेगरी 1 में एक्सपोज ओपन टेरेन विथ अ फ्यू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ओपन टेरेन रहेगा, खुली जगह रहेगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम रहेगा, मतलब बहुत कम कहने का मतलब ना के बराबर, फ्यू और नो लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ, द एवरेज हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर, ठीक है ना। और बोला यह जाता है कि अगल बगल आसपास के जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो उसकी स्ट्रक्चर की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर से कम होगी, तब हम उसमें उस जगह को हम लोग रखेंगे कैटेगरी 1 में, ठीक। हाँ, कैटेगरी 2 में हम लोग किसको रखेंगे, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिए थ्योरेटिकल चीज़ है, पढ़िएगा कंप्लीट रूप से समझ आएगा। कैटेगरी 2 में रखते हैं ओपन टेरेन वेल स्कैटर्ड एरिया, ठीक है ना। ओपन टेरेन रहेगा, वेल स्कैटर्ड या ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, हाइट रहेगा वो 1.5 मीटर से 10 मीटर के बीच रहेगा, आसपास के जो
मतलब ऑब्स्टेकल रहेगा, रुकावट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें आ जाएगा इंक्लूड आता है एयरफील्ड आ जाता है, ओपन पार्क आ जाता है, लैंड आ जाता है, नियर सी कोस्टल, ठीक है ना, ये सब चीज़ में आ जाता है। अब बढ़िया से इसको पढ़ पाइएगा। कैटेगरी 3 में किस चीज़ को रखते हैं, तो कैटेगरी 3 में रखते हैं टेरेन विथ नुमेरियस क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट 10 अप टू 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ को अगर पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। और कैटेगरी 3 में इन जनरली हम लोग जो रखते हैं टाउन को रखते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया को रखते हैं, माने क्लोज जगह जहाँ पे है, ठीक है। हाँ, कैटेगरी 4 में किसको रखते हैं, देखिए कैटेगरी 3 में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएगा, तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को ही आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको रूफ ट्रस को बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। कैटेगरी 4 में क्या आता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। टेरेन विथ न्यूमेरियस क्लोज स्पेस लार्ज हाई ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा उसको कैटेगरी 4 में रखेंगे, ठीक। उसमें आता कौन कौन है, तो डेवलप इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, ठीक है ना। जैसे दिल्ली उल्ली में जाओगे ना तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और या और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे ना तो वहाँ पे उस कैटेगरी मतलब 4 में रखेंगे, ठीक है। हाँ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किसको बोलते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि ये जब तक नहीं समझ आएगा तो टेबल आपको समझ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको क्वेश्चंस में मेंशन रहे, और नहीं तो ये सारी चीज़ आप एज्यूम करोगे। क्लास ए में क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड दियर कंपोनेंट्स एज क्लेडिंग रूफिंग, ठीक है ना। रूफिंग, रुक जाइए, रूफिंग हैविंग अ ग्रेटर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन इज लेस देन 20 मीटर। अगर 20 मीटर से जो बिल्डिंग बना रहे हो या जो रूफिंग चीज़ बना रहे हो या जो कंपोनेंट्स बना रहे हो स्ट्रक्चर का, उसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 20 मीटर से कम रहेगा, तो उसको हम लोग किस क्लास में रखेंगे, तो सर क्लास ए में रखेंगे। इस चीज़ को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। क्लास बी में हम किसको रखेंगे, तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट 20 मीटर से लेकर 50 मीटर हाइट तक रहेगा ग्रेटर डायमेंशन, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, क्लास बी में रखेंगे। क्लास सी में किसको रहेंगे, 50 मीटर से अगर ज़्यादा रहेगा तब हम उसको कहाँ पे रखेंगे, क्लास सी में रखेंगे। तो इस सारे चीज़ को आपको समझ पाए होंगे कि कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है, क्लास ए बी सी क्या है। कैटेगरी 1, 2 और 3 इस बात को बताता है कि कौन सा एरिया खाली है, कौन सा एरिया भरा हुआ है। जब बहुत भरा एरिया रहेगा तो हम लोग कैटेगरी 4 में रखेंगे, उससे कम भरा रहेगा तो हम लोग कैटेगरी 3 में रखेंगे। कैटेगरी 3 में इंडस्ट्रियल एरिया आता है। कैटेगरी 2 किसको बोलते हैं, तो कैटेगरी 2 में 1.5 मीटर तक रहेगा ऑब्स्टेकल हाइट सराउंडिंग का। मतलब ये सारे चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो सारा बात आपको यहाँ से एवरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे अब कैटेगरी K2 की वैल्यू टेबल में देखिए, तो देखिए आपके बिल्डिंग के हाइट के अनुसार क्लास कैटेगरी 1, 2, 3, 4 है और क्लास ए बी 3 है। तो आपको मोस्ट ऑफ द चांस में आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिज़ाइन करने के लिए कहेगा, तो आपको हमेशा यही टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान होनी चाहिए जब आप न्यूमेरिकल की डिज़ाइन करोगे, बनाओगे, ठीक। हाँ, चलिए इतना बात तो आपको K3 की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया। चलिए K2 की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया। K3 में मूव करते हैं। K3 को बोलते हैं टोपोग्राफिकल फीचर, यानी आप जिस जगह पर स्टील रूफ ट्रस बना रहे हो उस जगह का लैंड का नेचर कैसा है, स्लोप है कि कम स्लोप है कि ज़्यादा स्लोप है, ठीक है ना। इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बोला जाता है K3 की वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लेके चलेंगे अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा तो K3 की डिसाइड कैसे करते हैं, तो अगर प्लेन ग्राउंड है यानी लेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड करने का मतलब क्या, प्लेन टेरेन, ठीक है ना। प्लेन ग्राउंड रहेगा तो K3 की वैल्यू 1 लेंगे, कब, जब स्लोप 3 डिग्री से कम रहेगा तब। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक। हाँ, K3 की वैल्यू 1 से 1.6 कब लेंगे, जब स्लोपिंग ग्राउंड रहेगा। स्लोपिंग ग्राउंड कहने का मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा स्लोप रहेगा तब, ठीक। हाँ, तो ये सारे चीज़ K1 निकाल लिए, K2 निकाल लिए और K3 कैलकुलेट कर लिए। और K1 K2 जैसे ही निकाल लिए तो आप इस फार्मूले में रख करके आप क्या निकाल दोगे, डिज़ाइन बिंड स्पीड निकाल दोगे, ठीक है। हाँ,
डिजाइन बिंड स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। ठीक, हाँ चलिए, उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आया होगा। बस इतना बात आपको समझ आ गया होगा तो सारे स्टेप वाइज कैलकुलेशन है जिससे आप क्या करोगे, सारा कैलकुलेट कर दोगे। ठीक, हाँ देखिए यहाँ पे पहला स्टेप में क्या करोगे आप, बड़े आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि पहला स्टेप में VZ निकाल, सबसे पहला स्टेप में आप टेबल से देख करके लोकल सिटी का स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद डिजाइन बिंड स्पीड निकाल लेंगे। उसके बाद जब डिजाइन बिंड स्पीड हम लोग को निकल जाएगा तो हम लोग डिजाइन बिंड प्रेशर निकालेंगे डिजाइन बिंड स्पीड के मदद से 0.6 इंटू VZ। जब इतना बात हम लोग को निकल जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे, तब हम लोग बिंड लोड की तरफ मूव करेंगे। और बिंड लोड को निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला रेडीमेड बताया गया है, ये फार्मूला। ठीक, हाँ तो यहाँ पे बहादुरी ये होता है कि CPE कैलकुलेट करना और CPI कैलकुलेट करना, इसमें सबसे बड़ी बहादुरी है। तो CPI, अच्छा ये क्या है, तो ये जो है ना, अच्छा एक बात यहाँ पे एरिया है, एरिया कौन सा एरिया, प्लान एरिया लेना है कि स्लोपिंग एरिया लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आपको, जब आप क्या बनाओगे, स्टील रूफ ट्रस बनाओगे तो हवा जो लगेगा आपको, जब कभी भी आप क्या करोगे, जब कभी भी आप स्टील रूफ ट्रस बनाओगे तो हवा जब भी लगेगा तो आपको कौन सा रहेगा, रूफ कवरिंग मटेरियल पर लगेगा। कहाँ लगेगा, रूफ कवरिंग मटेरियल पर लगेगा। और रूफ कवरिंग मटेरियल आपको स्लोप होता है, इसीलिए आपको क्या होगा, हमेशा जो एरिया लेना है वो प्लान एरिया लेना है कि स्लोपिंग एरिया। तो नोट पॉइंट में समझ लीजिए कि हमेशा आपको स्लोपिंग एरिया ही लेना होगा। क्यों, क्योंकि हवा जो लगेगा वो स्लोपिंग एरिया पर ही लगेगा। PD क्या है, तो डिजाइन बिंड प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। गलती से अगर आप यहाँ से CPI और CPE की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं तो आप बहुत चीज़ सीख पाइएगा। ठीक, हाँ चलिए, तो यहाँ पे CPI, पहले छोटका चीज़ को लपेट लेते हैं। CPI कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो CPI कैलकुलेट करने का बड़ा शानदार, बड़ा जानदार और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अगर आपको ओपनिंग 5% से, बाल ओपनिंग अगर 5% से कम रहेगा तो प्लस माइनस 0.2 लेंगे। ठीक, हाँ अगर बाल ओपनिंग आपको 5% से लेकर के 20% के बीच रहा तो आप कितना लोगे, तो आप लोगे प्लस माइनस 5 लेंगे। अगर ग्रेटर देन आपको 20 रहा तो बाल ओपनिंग हम लोग कितना लेंगे, प्लस माइनस 7 लेंगे। ये सारे चीज़ से आप CPI की कैलकुलेशन करोगे। यकीन मानो जो आपके क्वेश्चन से देखने को मिलेगा वो हमेशा यही वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो CPI में जो वैल्यू नोट डाउन करने वाली बात हुई ये मिलेगा। और कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा जब घुमाने की कोशिश करेगा तो आपको ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ आप माइंड में रखेंगे। चलिए, PE को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस टेबल के पास आते हैं और ये टेबल जो आपको है वो H/W। तो सबसे पहले H/W को हम लोग बड़ा शिद्दत से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपका स्टील रूफ ट्रस है जिसकी हाइट आपको दे रखा है कितना, तो इसकी हाइट आपको दे रखा है 10 मीटर। कितना मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। और इसकी जो स्पैन का लेंथ है वो 20 मीटर दे रखी है। यहाँ से जो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं वो CPE का, ठीक है ना। हाँ, तो इसका अगर H/W का अगर रेशियो की बात करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर हाइट देखा जाए तो 10 है और W क्या है, 20 है। ठीक है ना। हाँ, तो इस H/W का अगर रेशियो देखा जाए तो 1/2 आएगा। तो 1/2 आपको टेबल में कहाँ मिलेगा, तो 1/2 हमारा ये मिलेगा। बिल्डिंग हाइट रेशियो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बिल्डिंग हाइट रेशियो, बिल्डिंग हाइट रेशियो। ठीक, हाँ, तो इसके हिसाब से एंगल का कैलकुलेशन करते हैं कि एंगल कितना कितना है और उसके हिसाब से हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए हम लोग जैसे कहीं भी
स्टील रूफ ट्रस अगर आप बना रहे हो तो स्टील रूफ ट्रस पर जो स्पीड ऑफ विंड लगेगा तो उस पर आपके कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर लगेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि स्पीड ऑफ विंड 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री पर लग रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 डिग्री के लिए एक और कैलकुलेट करते हैं, एक और 90 डिग्री का कैलकुलेट करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ABC का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, ABC का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हाँ। तो इस चीज़ को आप यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से HY मतलब रुक जाइए, यहाँ से HY HY का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों डाटा को यहाँ पे इस टेबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर HY जो आप लोग कैलकुलेट करके लाए वो 1/2 या उससे छोटा है तो हम लोग 0 डिग्री के लिए ये सारा डाटा यूज करेंगे और 90 डिग्री का सारा डाटा ये यूज करेंगे। तो सर यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि CP का चार वैल्यू मिलेगा 0 डिग्री पर भी और 90 डिग्री पर। तो कौन वाला वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर? तो हम लोग देखेंगे जो वैल्यू सबसे बड़ा दिखेगा, बहुत आसान है, समझिए। जो वैल्यू सबसे बड़ा दिखेगा वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपके अनुसार से जो बड़ा वाला वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक, हाँ। बड़ा वाला वैल्यू साइन के हिसाब से नहीं देखिएगा, न्यूमेरिकली देखिएगा बड़ा वाला वैल्यू। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। बड़ा वाला वैल्यू जो आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी अभी जो एक एग्जाम्पल लिए उस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग हाइट का जो रेशियो आया था आपको वो ये वाला आया था। हाइट का रेशियो ये आया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके डाटा एज्यूम करनी है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के लिए आपको ये डाटा एज्यूम करनी है। और इसमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो वाला वैल्यू CPE का वैल्यू देगा। ठीक, हाँ। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और यहाँ से आपको सारा जो डॉट्स था वो लगभग क्लियर हो रहा होगा। और जब इतना CPE का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लिए होंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले मिलेंगे और इस फॉर्मूले में रख करके आप क्या करोगे, विंड लोड को कैलकुलेट कर पाओगे। विंड लोड को क्या कर पाओगे बोलो, कैलकुलेट कर पाएंगे सर। ठीक है, हाँ। आप बढ़िया से पहले चलाना सीख लो। ठीक है, यहाँ से देखो ये चीज़, ये फॉर्मूले है। CP की वैल्यू पता चल गया, CPI की वैल्यू पता चल गया, एरिया कौन लेना है आपको पता चल गया, स्लोपिंग एरिया लेना है, PD क्या है, डिजाइंड विंड प्रेशर है। ठीक है ना, हाँ। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा और आज का क्लास इसको यहीं पे रखते हैं और इसके बाद आपको एक जस्ट वीडियो चला जाएगा। ठीक, हाँ।